हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट सेशन का लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में आई हुई है 21,391 पदों पर, उसके लिए हम लोग रोज़ एक सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग केवल और केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को हम लोग कवर करते हैं। और आज हमारा यह सुपर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 9 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज के सेशन का। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, इसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? फटाफट आप लोग आंसर लाइव चैट में कमेंट करके बताएंगे। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? सभी लोग आंसर लाइव चैट में कमेंट करेंगे। और आंसर किस प्रकार से कमेंट करना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, जैसे कि यह पहला प्रश्न है, और जो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन लिख देंगे। जैसे कि ए करेक्ट है तो ए लिखिएगा, बी है तो बी लिखिएगा, सी है तो सी टाइप करेंगे, और डी है करेक्ट तो डी टाइप करेंगे। क्लियर है? फटाफट आप लोग आंसर लाइव चैट में देकर के बताएंगे और कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करने का। फ्रेंड्स, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक शेयर कर दीजिए। बताइए, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह जो कथन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन हैरोल्ड जे लास्की का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉस्की। हैरोल्ड जे लॉस्की, कहीं कहीं एच जे लॉस्की भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, एच जे लॉस्की। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी लॉस्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैकियावेली से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है, तो मैकियावेली को। मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। अगर आपसे पूछा जाए कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आप किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है। क्लियर है? अच्छा, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। भारत का मैकियावेली जो है, यह चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न कर लेंगे कि पहला एशियाई खेल कब और कहाँ खेला गया था? पहला जो एशियन गेम्स हुआ था, इसका आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था? आंसर फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला एशियाई खेल कब और कहाँ खेला गया था, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आपके लिए यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन का है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023। इस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे विषय सूची में इस बुक में टोटल 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है। जो सबसे लेटेस्ट बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है उसका 5 क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर। 21/3/2021 का प्रथम पाली का, 21/3/2021 का द्वितीय पाली का, 8/3/2020 का प्रथम पाली, 8/3/2020 का द्वितीय पाली
और 22/10/2017 का क्वेश्चन पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल का दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। टोटल यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये बिल्कुल नया जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पैटर्न है उस पर आधारित यह प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का लिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको 2 बुक और बता रहा हूँ, चक्षु पब्लिकेशन का ही है, उसको आप खरीद करके अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं बुक्स की मैं बात कर रहा था, इन बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो एशियाई खेल हुआ था, यानी कि पहला एशियन गेम्स, ये हुआ था 1951 में, 1951 में। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ था, तो दूसरा 1954 में मनीला में हुआ था, तीसरा 1958 में टोक्यो में हुआ था, चौथा 1962 में जकार्ता में हुआ था। क्लियर है? अच्छा, 2023 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये चीन के होंगजू में होगा, चीन के होंगजू शहर में होगा। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और यह जो सेशन है आज का थोड़ा सा टफ है, निराश नहीं होना है। अगर आप 30+ स्कोर करते हैं इस सेशन में तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है और यही असली लेवल है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। क्लियर? चलिए, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो इसमें से मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है ये विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए राइट आंसर कमेंट करके। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर, सारे के सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से कि सेशन को यार लाइक कर दीजिए और सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा जब सेशन समाप्त होगा। चलिए, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं हैरोल्ड जे लॉस्की। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही हैरोल्ड जे लॉस्की के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अधिवृक्क जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, इसके अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के जो हार्मोन है इसके अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है? एक अल्पस्राव है और एक अधिस्राव है, तो दोनों को यहाँ पर मैं बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए, अल्पस्राव से रोग जो होता है यह एडिसन रोग और कॉन्स रोग होता है, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पस्राव से ये होने वाली बीमारी हैं। और अधिस्राव से जो होता है, अधिस्राव से एक कुशिंग रोग होता है, एक होता है कुशिंग रोग, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है एड्रिनल विरिलिज्म। तो ये अधिस्राव से होते हैं, ठीक है, एड्रिनल विरिलिज्म और कुशिंग। और अल्पस्राव से एडिसन और कॉन्स रोग होता है। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है इसके एड्रेनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, ये आप पहले से भी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ताशकंद समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? बताइए राइट आंसर, और किसके बीच हुआ था ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। बताइए, थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूं, तब तक आप इत्मीनान से आंसर टाइप कर दीजिए। ताशकंद समझौता कब, कहां पर और किस देश के बीच में हुआ था? कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे आंसर। ताशकंद समझौता कब हुआ था, कहां पर हुआ था और किन देशों के मध्य हुआ था? देखिए आप ध्यान दीजिए, ताशकंद समझौता जो है यह 1966 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान के मध्य हुआ था। याद रहेगा आपको, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। भूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है, नाम कमेंट करेंगे इस खनिज का, सभी लोग कमेंट करेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट और एक बार इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। चलिए कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, तो यह खनिज जो है यह लिग्नाइट है। लिग्नाइट राइट आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा हीरा भी कहा जाता है। लिग्नाइट जो होता है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, लिग्नाइट यह निम्न श्रेणी का कोयला होता है। निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा है अगर पूछा जाए तो लिग्नाइट है। उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो उच्च श्रेणी का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट उच्च श्रेणी का कोयला है और लिग्नाइट निम्न श्रेणी का कोयला है और लिग्नाइट को भूरा हीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है। रूस के टुंड्रा भाग में, यहाँ जगह भी मेंशन किया गया है, रूस के टुंड्रा भाग में। रूस के टुंड्रा भाग में जो आदिम जाति रहती है ये कौन सी है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया के टुंड्रा निवासी को क्या कहा जाता है, तो याकुत कहा जाता है। यानी कि यहाँ रूस यूरेशिया, क्लियर है, याकुत कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए, यहाँ रूस के जगह अगर उत्तरी अमेरिका लिख देता कि उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिवासी को क्या कहा जाता है, जो आदिम जाति है, तो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी को एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, एस्किमो कहा जाता है। और अगर यहाँ पर रूस या यूरेशिया मेंशन कर दिया जाए तो याकुत होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है, आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग। इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है, फटाफट आंसर कमेंट करिए, देर मत करिए, बताइए, अन्यथा सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा इसका, कौन इथोपिया की राजधानी है, तो इथोपिया की राजधानी जो है यह अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। लुसाका जो है ये किसकी राजधानी है, लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कीनिया की राजधानी नैरोबी है और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो देखिए कालाहारी में जो है बुशमैन निवास करते हैं। बुशमैन राइट आंसर जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। और देखिए पिग्मीज जो है, पिग्मी या पिग्मीज, ठीक है एक ही चीज़ है, पिग्मी बोले या पिग्मीज बोले, ये कांगो बेसिन में रहने वाले जनजाति हैं। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो पिग्मीज। माओरी जो जनजाति है, माओरी, बताइए माओरी जो है यह न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की एक प्रमुख जनजाति है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1995 में बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 2023, बिहार पुलिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस कांस्टेबल वीवीआई क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस का क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, बिहार पुलिस साइंस विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, इतने सारे सीरीज हम लोगों ने चला के रखा है। सभी सीरीज से जुड़िए, सभी वीडियोस को देखिएगा। लगभग 50 वीडियो मैंने अब तक कवर करा दिया है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2023 के लिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है। बताइए 1995 में बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था। 1995 में बांडुंग सम्मेलन जो है यह इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। यह इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया जो है इस बैठक को आयोजित किए थे। इसी को बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो ये राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि किस विटामिन की कमी से हैमरेज होता है। हैमरेज जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमरेज किस विटामिन की कमी से होता है, हैमरेज किस विटामिन की कमी से होता है, आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे,
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हैमरेज जो होता है यह किस विटामिन की कमी से होता है। हैमरेज होता है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से हैमरेज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति जो है यह वर्ष 2001 में अपनाई गई। वर्ष 2001 में अपनाई गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। किस दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। किसके दौरान आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है। राइट आंसर क्या होगा इसका। आधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है मंदी के दौरान। मंदी के दौरान की जाती है आधिक्य बजट की संस्तुति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ओपीवी का टीका संबंधित है। ओपीवी का टीका जो है यह किस बीमारी से, किस रोग से संबंधित है। बताइए ओपीवी का टीका किस रोग से संबंधित है। अभी इस नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए ओ पी और वी, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि यह पोलियो से संबंधित है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन ओरल जो कि मुंह में ड्रॉप दिया जाता है, यह ओरल पोलियो वैक्सीन है। और इसका आविष्कार जो है, इसकी खोज जो है किसने किया था, तो एल्बर्ट सैबिन ने किया था। एल्बर्ट सैबिन ने। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो टीका का खोज किसने किया था, तो पोलियो टीका का खोज जो है जोनस साल्क ने किया था। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, तो एल्बर्ट सैबिन ने किया था। एल्बर्ट सैबिन ने किया था। क्लियर। चलिए अच्छा, क्षय रोग में कौन सा टीका दिया जाता है, तो क्षय रोग में यानी कि टीबी की बीमारी में बीसीजी का टीका दिया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात। ठीक है, एक सिर्फ लिंगानुपात पूछेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक है, और एक शिशु लिंगानुपात है जो कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शिशु लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम कहाँ पर है, तो सबसे कम हरियाणा में शिशु लिंगानुपात है। क्लियर। अच्छा, केवल अगर लिंगानुपात पूछेगा कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, तो केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य फिर से हरियाणा है। शिशु लिंगानुपात भी कम है और ओवरऑल लिंगानुपात भी यहाँ पर कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है। बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है। देखिए बहुत दिनों के बाद जो है यह रचना किसकी है, तो बहुत दिनों के बाद यह रचना नागार्जुन की है। किसकी रचना है, नागार्जुन की है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्ती प्रारूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है। कौन सा इसमें से वस्ती का प्रारूप जो है सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे जो है विकसित होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नहरों या नदियों के सहारे विकसित होता है, तो यह फ्रेंड्स रैखिक है। रैखिक राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, तो पर्वतीय प्रदेश में अगर पूछेगा तो सीढ़ी नुमा होगा। आप देखते हैं पर्वत पर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर सीढ़ी नुमा घर बने होते हैं। ठीक है, वहीं पूछा गया है। तो पर्वतीय प्रदेश पूछेगा तो सीढ़ी नुमा हो जाएगा, और सड़कों, नदियों और नहरों के सहारे तो रैखिक हो जाएगा। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो यह जो है झील के सहारे बसा अधिवास जो है यह आएगा वृत्ताकार प्रतिरूप में। ठीक है, सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि डोबर जलडमरू मध्य किसको अलग करता है। डोबर जलडमरू मध्य, बताइए डोबर जलडमरू मध्य जो है यह किसको अलग करता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। डोबर जलडमरू मध्य जो है यह किसको किसको अलग करता है। बताइए राइट आंसर। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे।
देखिए डोबर जलडमरू मध्य जो है यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। अच्छा, पाक जलडमरू मध्य जो है यह किसको अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य, कमेंट में आंसर बताइए फटाफट। पाक जलडमरू मध्य जो है यह किसको अलग करता है? तो देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र की बात की जा रही है। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेख या कहिए मिस्र के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है, किस संस्कृति से है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? अच्छा, हर्यंक वंश का संस्थापक तो आपको याद है कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, और यहाँ पर अंतिम शासक पूछा गया है, तो अंतिम शासक हर्यंक वंश का कौन था? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही बेसिक प्रश्न में आज आपके लिए 21 नंबर रखा है। बताइए हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यंक वंश का जो आखिरी शासक था यह उदाइन का पुत्र नागदशक था। उदाइन का पुत्र था नागदशक, यही हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। हर्यंक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश है। इस नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग जो था इसने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। चलिए, और आखिरी जो वंश था ये कौन था? बताइए। करेक्ट आंसर नंद वंश था। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान था वह था राष्ट्रसंघ की स्थापना। राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ताकि भविष्य में फिर से इस प्रकार के युद्ध को रोका न जाए। ठीक है, इस प्रकार का युद्ध न हो, उसको रोका जा सके। राष्ट्रसंघ की स्थापना पूछा जाता है, डेट सहित आप याद रखेंगे 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? जेनेवा में बनाया गया। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपको याद होगा 1945 में हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी किसके शासनकाल से संबंधित हैं? धन्वंतरी और एक है चरक। ठीक है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, प्रश्न में धन्वंतरी पूछा गया है। चरक जो थे ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हैं। ठीक है, कनिष्क के। और धन्वंतरी जो हैं ये किसके का शासनकाल से संबंधित हैं? तो धन्वंतरी जो हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका कमेंट करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक कर दीजिए। देखिए भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का गठन जो है कब हुआ था? बताइए राइट आंसर। भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का गठन जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था। कब? तो 1951 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे कि संसद में लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है।
बताइए राइट आंसर क्या होगा। लोक लेखा समिति के बारे में आपको बताया था, 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है तो लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति यहाँ पर देखिए घन सेंटीमीटर, CM³ घन सेंटीमीटर है, यह बिल्कुल सही है। यानी कि पूछा गया कि जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यह किस तापमान पर होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, कोई भी लोग पीछे नहीं हटेंगे, सारे लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए जल का घनत्व जो एक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो होता है यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व भी अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 प्रमुख यानी कि महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बताइए, सोच समझ के आंसर देंगे इस प्रश्न का सभी लोग। थोड़ा देर मैं इंतजार कर रहा हूं, थोड़ा देर समय लीजिए, आप भी सोचिए समझिए और फिर आंसर कमेंट करिए। शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट में आंसर देकर के बताइए। तो देखिए ध्यान दीजिए, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है यह संघीय जो स्वरूप होता है सरकार की उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है, नया वाला आंकड़ा बताएंगे आप लोग। चलिए भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर कमेंट करिए, भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र अब आगे हो गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जिसको कि हम लोग नाम बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसका सम्मेलन जो हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन, इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया में है, 1961 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो ने। जोसेफ ब्रोज टिटो ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना था। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा का जो अंतर है उसको समाप्त करना था। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो है यह कोठारी समिति जो है इन्होंने ही सिफारिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश जो है, महाद्वीप जो है, कंटिनेंट जो है, यह कौन सा है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप भी एशिया है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप भी एशिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आपको याद है कि भाग 4 है यह, जो कि क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया है। अनुच्छेद कहाँ से 36 से लेकर के 51 तक में। और भाग कौन सा है, तो भाग 4 है। नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, बताइए राइट आंसर। सभी के सभी इसमें से दूरी मापने की ही इकाई हैं, लेकिन सबसे बड़ी इकाई प्रश्न में पूछा गया है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग।
देखिए भाई, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिए, आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है लाइक करने से। लाइक करिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं लगातार कंटेंट लेकर आते रहूँगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये पारसेक है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में कितना मीटर होता है? तो 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामफुक कोयला खान जो है यह किस राज्य में स्थित है? आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन यह प्रश्न विगत वर्षों में भारतवर्ष में जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनमें पूछा भी गया है। नामचिक नामफुक कोयला खान किस राज्य में स्थित है? कमेंट करिए आंसर इसका क्या होगा। नामचिक नामफुक कोयला खान जो है यह किस राज्य में है, बताइए। तो देखिए, नामचिक नामफुक कोयला खान जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया फॉर इंडियंस यह एक पुस्तक है। इसको लिखा किसने है? नामक बना लीजिएगा यहाँ पर। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, यह है चित्तरंजन दास। कौन है? चित्तरंजन दास, CR दास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? अच्छा, आपको याद होगा कि मानव शरीर में 600 से अधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? कमेंट करिए, फिर मैं आपको सबसे बड़ी मांसपेशी का भी नाम बताऊंगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है इसका नाम है स्टेपेडियस। ठीक है, स्टेपेडियस इसका नाम है। सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपेडियस। और सबसे अगर बड़ी मांसपेशी पूछ ले, सबसे बड़ी मांसपेशी, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस है। सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस, और सबसे छोटी पूछ रहा है तो स्टेपेडियस। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? अच्छा, राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के जो अनुच्छेद 213 है इसी के अधीन जो है अध्यादेश जारी करता है। क्लियर है? आपको याद है 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश जो है यह राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। और यह अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद अगर बात करें कि यह अगर अनुमोदन नहीं होता है तो स्वतः यह अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी? अभी मैंने राष्ट्रसंघ के बारे में बताया था, लीग ऑफ नेशंस के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठन हुआ था 10 जनवरी 1920 को। ठीक है, उसी राष्ट्रसंघ की बात की जा रही है कि जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब त्याग दी। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो है यह 1933 में त्याग दिया था। इटली ने भी त्याग दिया था। इटली ने 1937 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दिया था। इटली ने, अगर इटली पूछेगा तो 1937, जापान पूछेगा तो याद रखेंगे 1933 में। उसके बाद देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है यह कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है यह इसमें से हीरा है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइएगा। डिस्कशन के दौरान मैं बार बार बताता हूँ आपको। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? बताइए। अच्छा, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, बताइए भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, यह करता है लोक लेखा समिति के लिए। ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में मैंने आपको बताया था अभी
कि इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया? यह राज्य कौन सा है जो सबसे पहले महिलाओं को पंचायत में 50% का आरक्षण दिया? यह राज्य जो है कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह राज्य कौन सा है जिसने महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण दिया? यह राज्य बिहार राज्य है। 2006 में इसने 50% जो है आरक्षण पंचायतों में महिलाओं के लिए दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे यह किसके शिष्य थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो बताइए, तूतीय हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। अमीर खुसरो जो थे यह किसके शिष्य थे? तो फ्रेंड्स यह निज़ामुद्दीन औलिया के, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी निम्न में से कहाँ से सीसा का आयात करते थे? हड़प्पा निवासी कहाँ से जो है सीसा का आयात करते थे? हड़प्पा निवासी कहाँ से सीसा का आयात करते थे? और एक लाजवर्थ भी पूछा जाता है कि हड़प्पा निवासी कहाँ से लाजवर्थ का आयात करते थे? लाजवर्थ का आयात मेसोपोटामिया से करते थे और सीसा का आयात जो है ये कहाँ से, ईरान से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विषय के लिए बुलाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। 1961 में याद रखेंगे पहली बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल कौन सा है? 108 है। कब पहली बार? तो 1961 में बुलाया गया था। किस गतिरोध को दूर करने के लिए? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यह आपका दहेज निरोधक विधेयक पर जो गतिरोध था उसी को दूर करने के लिए। दूसरा कब बुलाया गया था? दूसरा 1978 में बुलाया गया था। किसके लिए? तो बैंकिंग सेवा के लिए। ठीक है, बैंकिंग सेवा जो आयोग विधेयक था इस पर जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए। तीसरा 2002 में बुलाया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक, यानी कि जो पोटा है, पोटा, इसी पर गतिरोध दूर करने के लिए। पहला जब बुलाया गया था 1961 में, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा जब 1978 में बुलाया गया, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तीसरा बार 2002 में बुलाया गया था, कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फांसीवाद का संस्थापक था? फांसीवाद का संस्थापक और एक नाजीवाद का संस्थापक है। अब आपको याद आ गया होगा, अब यहाँ से कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। नाजीवाद हिटलर और फांसीवाद मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति कौन है भाई? तो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, बताइएगा। यानी कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति न लिख करके राज्यसभा का सभापति लिखा गया है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति के पद पर जब वो आसीन है तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देगा? तो ये राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर करेंगे। और देखिए आप लोग अपना स्कोर जो है लाइव चैट में कमेंट नहीं करेंगे। अपना स्कोर आप लोग लाइव चैट में कमेंट मत करिएगा, आप लोग चले जाइएगा कमेंट बॉक्स में। जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो आप बाहर निकलिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, सेशन को काट दीजिए और फिर से उसको ओपन करिए। ठीक है, वीडियो को फिर से प्ले कर दीजिए और आप कमेंट में आइए और कमेंट में अपना स्कोर बताइए। बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? बताइए कौन सा नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, बाकी वेग तरंग दर जो भी है ये सारे बदल जाते हैं, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपना स्कोर जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दूध जो है किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत होता है? तो दूध जो होता है यह विटामिन सी का, देखिए विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, स्कोर अपना कमेंट में जाकर के बता दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए।